अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1141वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हमारे मुल्क के शिमाली हिस्से पर टिड्डियों का अटैक हो चुका है। और ये जो टिड्डियाँ हैं हमारे देश में कहाँ से आई, अभी मैं आपको इसका पूरा सफ़र बताता हूँ। ये टिड्डियों की शुरुआत होती है नाइजेरिया से। ये नाइजेरिया से फिर वो पूरे इलाके से होते हुए जो सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान से चलती है। सहारा रेगिस्तान से चलकर फिर ये टिड्डियाँ इजिप्ट में आती है, मिस्र के अंदर, वहाँ से फिर एशिया में इंटर करती है। और एशिया में आने के बाद ये जो टिड्डियाँ है बहुत सारे अरब मुल्क होते हुए ईरान, और ईरान से जो है फिर पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ये अब इंडिया में इंटर कर चुकी है। तो ये जो टिड्डियाँ हैं मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह का अज़ाब है या अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने टिड्डियों का ज़िक्र फरमाया है, और ऐसे ही बाइबल के अंदर भी आपको टिड्डियों का ज़िक्र मिलेगा और दूसरे मज़ाहिब की किताबों में भी मिलेगा, क्योंकि बनी इसराइल पर भी टिड्डियों का अज़ाब आया था। इसके लिए बाइबल में भी वो चीज़ है, और कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया वारसलना अलैहिमुत्तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वद्दफ़ादिअ वद्दम आयाति मुफ़स्सलात। तो इससे ये पता चलता है कि बनी इसराइल के ऊपर, यानी बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन की जो कौम थी उनको क़िब्ती कहा जाता था। तो उस वक्त में भी ये अज़ाब आया था अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नहीं मानने वाले थे। अब हमारे आज के ज़माने में भी इन टिड्डियों के अटैक की वजह से दुनिया में कैसे कैसे हालात आए और कैसे कैसे नुकसानात हुए, अभी मैं आपको मुख्तसर अंदाज में थोड़ा सा बताऊंगा कि इन टिड्डियों की वजह से चाइना में 5 करोड़ लोगों की जानें जा चुकी हैं। 5 करोड़ लोगों की जानें सिर्फ इन टिड्डियों की वजह से। लेकिन उसके अंदर चाइना जो है उनकी भी कुछ गलतियां थी, और वो गलतियों की वजह से टिड्डियों को इतना भरपूर मौका मिला चाइना को बर्बाद करने का। और इंशाल्लाह आज हम जो है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन ये एक इंतहाई हमारे लिए इम्तिहान की बात है। कुरान में जैसे फरमाए ना, फ़अतबिरू या उलिल अबसार, अगर हमारी आँखें खुली है और ये वाक़ई में अगर हमको इबरत नज़र आएंगी तो ज़रूर हमारी आँखें खुल जाएंगी और हम इससे इबरत हासिल करेंगे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, 1960 के बाद, यानी जब चाइना के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में चाइना एक टुकड़ा तो जो है ताइवान अलग हो गया, उसके बाद में जो है हांगकांग और मकाऊ के ऊपर जो है अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। अब जो बचा कुचा जो चाइना था, इसके ऊपर भी जो है यहाँ पे वो चाइना में 2 पार्टियाँ थी, एक नेशनलिस्ट पार्टी थी, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। जो नेशनलिस्ट थे वो सब ताइवान भाग गए। अब जो कम्युनिस्ट थे उनके हाथ में जो चाइना, आज का चाइना है, वो चाइना उनके हाथ में आ गया। अब उनके हाथों में जब चाइना आया तो चूँकि उस वक्त के हालात ऐसे थे कि दुनिया में अमेरिका सुपर पावर ताकत बनकर उभर चुका था। उससे पहले पूरी दुनिया रशिया को सुपर पावर समझा करती थी, उससे पहले जर्मनी को समझती थी, जर्मनी के बाद रशिया, रशिया के बाद अब वक्त ऐसा आया कि अमेरिका जो है वो दुनिया का सुपर पावर मुल्क बन चुका था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि अमेरिका सुपर पावर बनने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान अमेरिका के अंडर में जा चुका था, तो अमेरिका ने जापान को डेवलप करने के लिए पूरी उसको आज़ादी दे दी और हर तरह की जो है जापान को फैसिलिटीज़ देने लगा। जापान ने क्या किया कि जापान की पूरी एनर्जी और ताकत उस ज़माने के अंदर वो हथियार बनाने में लगा करती थी, दुनिया के मुल्कों से लड़ने में लगा करती थी। अब जापान ने वो सब चीज़ें रोक दी, चूँकि अमेरिका के साथ ऐसा एग्रीमेंट हुआ था कि जापान अब हथियार नहीं बनाएगा और अपनी आर्मी जो है उसको मजबूत नहीं करेगा। तो जापान ने क्या किया, अपनी पूरी आर्मी को, अपने पूरे आर्मी के जर्नल्स को, पूरी आर्मी के कर्नल्स को और पूरे अपने जो आर्मी के लोग थे उन सब को डेवलपमेंट के अंदर लगा दिया कि जापान के अंदर हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, जापान में ऐसी कारें बनाएंगे, ऐसी जो है गाड़ियाँ बनाएंगे, ऐसे हम जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जापान के अंदर बनाएंगे और पूरी दुनिया में उसको बेचेंगे। अब चूँकि अमेरिका इनके साथ में था
तो पूरी दुनिया के दरवाजे इनके लिए खुल चुके थे और जापान ने वैसा ही किया। आप सोचो मेरे मोहतरम दोस्तों, सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर, यानी जो जापान पे अटैक हुआ था उसके सिर्फ 2-3 साल के अंदर अंदर जापान ने बुलेट ट्रेन जो है वो तैयार कर दी थी। 6 महीने के अंदर अंदर जापान ने, यानी आप सोचो, मैं 1960 की बात आपको बता रहा हूँ, उस वक्त के अंदर भारत में हमने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि बुलेट ट्रेन क्या होती है। आज तक हमारे यहाँ पे बुलेट ट्रेन नहीं आई है, वो एक बात और है, लेकिन जापान ने उस वक्त में, जबकि वो बर्बाद हो चुका था, उसके सिर्फ 6 महीने के बाद में, यानी 1960 में, क्योंकि ये जो बीच का ज़माना था 10 सालों का, उसके अंदर जापान ने अपने आप को तैयार किया। और उसके फ़ौरन बाद जो ओलंपिक गेम्स है वो भी जापान के अंदर हुए। अब जापान जो तेज़ी के साथ में तरक्की कर रहा था, तो चाइना ने देखा कि जापान इतना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जापान चाइना का पड़ोसी है। उसके बाद में पूरे दुनिया के अंदर जो है अमेरिका, रशिया, ये सारे मुल्कों की तरक्की चल रही थी। ऐसे वक्त के अंदर चाइना ने एक विज़न बनाया, एक प्लान बनाया, एक प्रोग्राम बनाया कि जापान से आगे बढ़ना है, अमेरिका से आगे बढ़ना है, रशिया से आगे बढ़ना है। अब ये सारे मुल्कों से अगर आगे बढ़ना है तो हमको अपने मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना में बहुत गरीबी थी, इतनी ज़्यादा गरीबी थी चाइना के अंदर। ये जो हम लोग आज सुनते हैं ना, चाइना के लोग कुछ भी खाते हैं, कुत्ते खा लेते हैं, बिल्लियाँ खाते हैं, मेंढक खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े, हर चीज़ खा लेते हैं जापान के, अपने चाइना के लोग। तो ये सब क्यों है? ये सब उनके गरीबी की वजह से, क्योंकि खाने को ही नहीं था मुल्क के अंदर। जब कुछ खाने को नहीं तो जो नज़र आया लोग उसको खाना शुरू कर देते थे। इसके लिए वो पूरा मुल्क ज़िंदा रहा, बाकी रहा, कि जो नज़र आया उन्होंने उसको खा लिया। तो चाइना में इतनी गरीबी थी, इतनी फाका कशी थी। चाइना कुछ इतना ताकतवर मुल्क नहीं था, लेकिन माओ ज़ेडोंग चाइना के अंदर 1960 के बाद में जो इनकलाब आया उसको चाइनीज़ रिवॉल्यूशन कहते, चाइनीज़ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन भी उसको कहा जाता है। माओ ज़ेडोंग, उन्होंने पूरे चाइना को एक कम्युनिस्ट मुल्क बना दिया। और उसी वक्त में ये जो नेशनलिस्ट थे ये बेचारे सब भाग गए वहाँ से, और वो लोग सब ताइवान में आके जमा हो गए। बहरहाल माओ ज़ेडोंग के हाथ में जब मुल्क आया तो माओ ज़ेडोंग ने जो है एक पूरा क्या पूरा विज़न बनाए, प्लान बनाए कि हमको अमेरिका से, जापान से और सबसे आगे अगर बढ़ना है तो अपने मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजीज़ को लाना पड़ेगा, कंपनियां, कारखाने बनानी पड़ेंगी, अपने मुल्क की जो पैदावार है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो माओ ज़ेडोंग ने जो है एक रिसर्च किया कि हमारे मुल्क की जो पैदावार है, हमारे मुल्क में जितनी पैदावार, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था, उस ज़माने के अंदर अनाज जो है, अनाज, क्योंकि आज तो दुनिया में अनाज की पैदावार बढ़ चुकी है, लेकिन उस ज़माने में अनाज एक सबसे बड़ा मसला ये था कि अनाज होना चाहिए, खाने पीने का सामान मुल्कों के पास, क्योंकि सबसे बड़ा जो काम उस ज़माने के अंदर प्रॉब्लम था वो पेट भरने का था। इसके लिए बोले हमारा जो अनाज है इतना हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, हम दुनिया के दूसरे मुल्कों को अनाज बेच सकें। तो पता चला कि ये जो हमारा अनाज पैदा होता है, ये अनाज के सबसे बड़े जो दुश्मन है वो ये परिंदे हैं, और परिंदे जो है वो हमारे देश का अनाज खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इतने 1000 टन जो अनाज है वो कम पैदा होता है। तो माओ ज़ेडोंग ने एक कानून बनाया कि चाइना के अंदर किसी भी परिंदे को ज़िंदा नहीं रहने दिया जाएगा, परिंदों को मार दिया जाए। अब उसके बाद में जिस दिन से ये कानून शुरू हुआ, पहले ही दिन 20 लाख परिंदों को मार दिया गया, दूसरे दिन हज़ारों परिंदों को। होते होते एक वक्त ऐसा आया कि बाज़ाब्ता चाइना की जो आर्मी है वो पूरी का पूरी आर्मी को इस काम के ऊपर लगाया गया कि आर्मी जो है वो पूरी आर्मी मिलकर सिर्फ परिंदों को मारेंगे। अब पूरे चाइना की जो आर्मी है, अब आप सोचो आर्मी का काम क्या होता है, दूसरे मुल्क से अपने मुल्क की हिफाजत करना, लेकिन यहाँ पे पूरी आर्मी जो है पूरे देश के अंदर सिर्फ परिंदों को मारने में लगी हुई थी। एक ट्रक भर भर के, वहाँ पे ट्रक भर भर के जो है जो मरे हुए परिंदे होते थे उनको उसमें डालकर ले जाया जाता था। हर टाइप के परिंदे उसके अंदर होते थे। होते 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 एक वक्त आया, गाँव में, देहातों में, पूरे मुल्क में एक आवाज़ लगी, परिंदों को मारो। अब पूरे गांव के लोग पागल दीवाने के, जो भी परिंदा नज़र आता था उसको मारने दौड़ने लग जाते थे। तो पूरे चाइना के अंदर से परिंदों का खात्मा कर दिया गया। अब जब चाइना के अंदर परिंदे ही नहीं रहे, फिर उसके बाद अगला जब साल आया, साल के अंदर जो है इन्होंने अपने मुल्क में अनाज पैदा किए। इनको लगा
कि अब हम जो अनाज पैदा करेंगे उसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा होंगी, क्वालिटी अच्छी होंगी, और हमारा अनाज जो इतने परिंदे खा जाते थे अब वो नहीं खाएंगे। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस दुनिया को जो चलाने वाली ज़ात है वो अल्लाह की है। कुरान में फरमाया वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, जिस रोज़ी का वादा हमने तुमसे किया है वो आसमानों में है, ज़मीनों में नहीं है। ये जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, पूरी दुनिया जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ किसके कब्ज़े कंट्रोल में है? अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। माओ ज़ेडोंग वो एक तो इंसान है, वो सिर्फ सोच सकता है लेकिन किसी चीज़ को काबू में, कंट्रोल में नहीं कर सकता। वो तो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला जो इंसानों के बनाने वाले हैं, और इंसान ऐसी पॉलिसी और ऐसे जो है ऐसे कायदे कानून बना रहा है, खुदा की कुदरत से मुकाबला करने वाले। माओ ज़ेडोंग को लगा कि परिंदे ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी उपज जो है वो बढ़ जाएंगी। अल्लाह का निज़ाम तो कुछ और चाह रहा था। पूरे चाइना के ऊपर टिड्डियों का अटैक हो गया, टिड्डी अटैक। यही जो टिड्डियाँ, आज जो टिड्डियों का अटैक हमारे मुल्क के शिमाली हिस्से में, और ये टिड्डियाँ जो अफ्रीका से चल के आज इंडिया तक पहुँची है, यही टिड्डियों ने पूरे चाइना के ऊपर अटैक किया। और इतना ख़तरनाक और इतना भयानक अटैक इन टिड्डियों ने किया कि चाइना का पूरा अनाज ख़त्म कर दिया, पूरा क्या पूरा देश का अनाज ख़त्म कर दिया। और जब देश का अनाज ख़त्म कर दिया इन टिड्डियों ने, उसके बाद पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया, लोगों के पास खाने को ही नहीं बचा। जब खाने को नहीं बचा, उसके बाद में जो लोगों के पास पिछला था और पुराना था, अब उसके बाद गवर्नमेंट परेशान हो गई कि ऐसा क्यों हुआ। ये टिड्डियों ने तो, हमने तो ये प्लान बनाए थे कि परिंदों की वजह से हमारा 20% अनाज कम पैदा हो रहा है, यहाँ तो टिड्डियाँ 100% खा के चली गई। अब क्या किया जाए? पूरे चाइना के अंदर भूख की वजह से, अनाज नहीं होने की वजह से, फाका कशी की वजह से 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जानें चले गई। सिर्फ 5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो मरे खाना नहीं होने की वजह से। आप सोचो, आज आप सोच सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप कि जो चाइना अपने आप को सुपर पावर कहलवाने में लगा हुआ है, एक वक्त उसने ऐसा भी देखा, भूख की वजह से चाइना में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए थे। 5 करोड़ से ज़्यादा। गवर्नमेंट परेशान हो गई कि ये करोड़ों लोग जो मर रहे हैं, कौन है इसका ज़िम्मेदार, किस वजह से इतने लोगों की जानें जा रही है। उसके बाद उन्होंने एक रिसर्च टीम बिठाई, तब पता चला कि हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक और सबसे बड़ी जो गलती हो गई वो परिंदों को ख़त्म करना। इसलिए कि ये जो परिंदे हैं ये सिर्फ अनाज नहीं खाते हैं, बल्कि ये तुम्हारे दरख्तों पर के कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। ये परिंदे टिड्डियाँ भी खाते हैं। ये परिंदे सिर्फ तुम्हारे फल फ्रूट नहीं खाते हैं, बल्कि तुम्हारे बागात के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं और जो तुम्हारे फलों को ख़राब करने वाले जो कीड़े हैं उनको भी परिंदे खा जाते हैं। तब पता चला कि परिंदों को ख़त्म करना हमारी सबसे बड़ी जो है वो गलती थी। परिंदे ख़त्म हुए, उसकी वजह से कीड़े मकोड़ों की पैदावार बढ़ गई, लोगों के घरों तक कीड़े मकोड़े पहुंच गए। परिंदों को ख़त्म कर दिया, उसकी वजह से टिड्डी दल का हमला हो गया और टिड्डियों ने पूरे देश का अनाज खा के चले गए। फिर वापस से दोबारा जो है परिंदों को पालने, परिंदों की आबादी बढ़ाने, परिंदों की अफजाइश करने, और फिर वापस से जो है परिंदों के लिए पूरे मुल्क में यह कानून बनाया गया कि दोबारा से परिंदों को जो है डेवलप किया जाए, दोबारा से परिंदों की पैदावार बढ़ाई जाए। दूसरे मुल्कों से जो है फिर हज़ारों परिंदे मंगाए गए और मंगाने के बाद में उन परिंदों को खिलाया पिलाया जाने लगा। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारे डिटेल्स मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया हूँ कि याद रखो, ये जो टिड्डी दल है, अगर अल्लाह तबारक व तआला जब किसी कौम पर अज़ाब मुसल्लत करने पर आ जाए तो ये मामूली टिड्डियाँ भी उस मुल्क को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इबरत हासिल करो इनसे। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, उसके ऊपर मैं पूरा एक सबक देने वाला था, लेकिन अभी मुझे ये टॉपिक में मैं वो बात आपको बता दूँ, वो ये है कि 60 दिनों से जिन लोगों के कारोबार, जिन लोगों के बिज़नेस, जिन लोगों के धंधे बंद है, वो ये 60 दिनों के बंद से भी ये एक इबरत हासिल करे कि उनकी 60 दिन की जो कमाई रुक गई हुई है वो ये सोचे
कि ईमानदारी के साथ में अगर हम अपनी दुकान में कारोबार करते थे, ईमानदारी के साथ में अगर हम तिजारत करते थे, ईमानदारी के साथ बग़ैर लोगों को धोखा दिए, कि चूँकि आप सोचो जो दुकानदार लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को झूठ बोलकर माल बेचते हैं, वो सोचे एक कस्टमर को हम झूठ बोलकर माल बेच सकते हैं, एक आदमी को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन 60 दिनों की जो हमारी आमदनी रुक गई है उसका क्या है? क्या ये अल्लाह की नाराज़गी नहीं है? इससे हम इबरत हासिल करें और आगे इरादा करें ऐसे हालात आने से पहले कि हम पूरी ईमानदारी के साथ में कारोबार करेंगे और अल्लाह के आने वाले किसी भी अजाब को रोकने के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करके ख़ास तौर पे अल्लाह से दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला आने वाले इन अजाबों से हमारी और पूरे मुल्क की हिफाजत फ़रमाए और पूरी इंसानियत को नजात अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।